Good morning, class. Hope you guys are doing good, revising all the previous chapter and giving a lot of marks. Why we are back again? We will discuss chapter 1 from class 12th, the geography, the human geography. At the same time, nature and scope. We will try to understand why the name of the chapter is human geography. A simple reason, because Abhishek sir, in this chapter we will try to understand human geography important at the same time, the nature of human geography and the scope of human geography. In this, we will also like to understand that what do you mean by possibilism. At the same time, we can also term it as naturalization of human, and then later we will try to understand what is humanization of nature. And somehow there is a new concept called neo-determinism. We will also try to understand that what is stop and go theory. I hope you understand. Without wasting your time, these will be the content of my today's class. And the next topic is, or you can say the opening line of my chapter is, what is human geography? What is human geography? That simply means you can say, Abhishek sir, have you seen a circle like this? Yes, students. A more circle like this? Yes. Is this an interaction? Yes, this is interaction. Interaction of human with what? Mother nature. Okay, that means समझना बच्चों human geography क्या है. And let me see, can you see this word human geography? Can you see this word human geography? Is this visual? Yes, that is visual. ह्यूमन ज्योग्राफी क्या है आपके लिए बच्चों? चैप्टर की स्टार्टिंग यही कहती है, तो एग्जामिनेशन में आपको लिखना है कि जिस तरीके से ह्यूमन इंटरेक्ट करता है मदर नेचर के साथ. यू कैन चेंज द वर्ड मदर नेचर एज फिजिकल इन्वायरमेंट ऑल्सो, दैट इज योर कॉल, लेकिन हमें लिखना यही है. अगर आप यहां देखोगे बच्चों, व्हाट इज ह्यूमन ज्योग्राफी? अब इसे ह्यूमन ज्योग्राफी इज अ ब्रांच ऑफ ज्योग्राफी दैट स्टडीज व्हाट? दैट स्टडीज द इंटर रिलेशनशिप between the people, or you can say human, people, place, and environment. That is, environment is the mother nature, the mother nature, and this people and place is like human, है ना? It focus on how human activity such as culture, economic, politics, and settlement shape the earth's surface and interact with the natural world. That simply means, I use the word interact in the very beginning. That simply means, सही बात ध्यान देना, प्लीज इसमें कंफ्यूज मत होना. ह्यूमन ज्योग्राफी क्या है अभिषेक सर? ह्यूमन ज्योग्राफी जिस तरह से मानव मदर नेचर के साथ इंटरेक्ट करता है, इसी के अध्ययन को, इसी की पढ़ाई को हम ह्यूमन ज्योग्राफी कह रहे हैं अभिषेक सर. एग्जाम्पल समझना, एग्जाम्पल आपको हमसे याद रखता है. अगर आप कहीं के कल्चर को समझने का ट्राई कर रहे हैं अभिषेक सर, तो दिस कैन बी टर्म्ड रेड अंडर ह्यूमन ज्योग्राफी. अगर आप पॉपुलेशन को समझने का ट्राई कर रहे हैं, अगर आप पॉपुलेशन को समझने का ट्राई कर रहे हैं, दिस एग्जांपल कैन बी आल्सो रेड अंडर व्हाट अभिषेक सर? ह्यूमन ज्योग्राफी. यही फिजिकल ज्योग्राफी था अभिषेक सर, जहां पे आप नेचर को समझने का ट्राई कर रहे हैं, जैसे रिवर्स सिस्टम को समझने का ट्राई कर रहे हैं, ड्रेनेज सिस्टम समझने का ट्राई कर रहे हैं. तो ये सभी टर्म्स किसके लिए हो जाएंगे? फिजिकल ज्योग्राफी के लिए जाएंगे. लेकिन यहाँ पे हम ह्यूमन ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं. तो उन सभी बच्चों के लिए जिनका साउंड स्लो है बच्चों, उनके लिए हम वापस से ट्राई कर रहे हैं. ह्यूमन ज्योग्राफी क्या है? वी विल सिंपली से द स्टडी दैट इज डीलिंग विथ द इंटरेक्शन ऑफ ह्यूमन विद द मदर नेचर. एग्जाम्पल कैन बी पॉपुलेशन, कल्चर, यू कैन से डेमोग्राफी. ये सभी चीजें हम लोग ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर पढ़ते हैं. पहली चीज समझ में आ गई बच्चों. और ह्यूमन ज्योग्राफी को भी पढ़ने के दो अप्रोचेस हो सकते हैं बच्चों. टू अप्रोचेस, थ्रू टू अप्रोचेस यू कैन अंडरस्टैंड ह्यूमन ज्योग्राफी. वो क्या अप्रोच है अभिषेक सर? पहली बात तो ये दो अप्रोच को ही डुअलिज्म कहते हैं. मैंने अभी आपसे कहा था कि अभिषेक सर ज्योग्राफी हम लोग दो तरीकों से पढ़ सकते हैं. इसी को आपने एक टर्म दिया डुअलिज्म, तो क्या आप एग्जाम में नहीं लिख पाओगे बच्चों? व्हाट दे हैव रिटन, यू विल रियलाइज दैट ज्योग्राफी got subjected to the dualism. Dual means two, and the wide ranging debate started
whether geography as discipline should be a law making और curing या थोराइजिंग बच्चों, दैट मीन्स क्या ये सब्जेक्ट हम एज अ लॉ मेकिंग पढ़ सकते हैं, एज अ कानून जो सबके लिए एप्लीकेबल है, या बच्चों ध्यान देना कैन बी अ डिस्क्रिप्टिव that is people will change, theory will change. क्या ये एज ए लॉ पढ़ा जा सकता है या बच्चों एज डिस्क्रिप्टिव पढ़ा जा सकता है? अगर ये समझ में आपको नहीं आता, टफ लगता है अगर आपको, तो आप समझना बच्चों, क्या हम इसे रीजनल अप्रोच से पढ़ सकते हैं या सिस्टमैटिक अप्रोच से पढ़ सकते हैं? रीजनल अप्रोच जहां बच्चों जहां पर आप किसी एक रीजन को स्टडी करते हैं और पूरे यूनिट को समझने का ट्राई करते हैं. This is India and you try to understand Uttar Pradesh and through that knowledge you want to understand India. एक क्षेत्र को पढ़ के आपने पूरे भारत को समझना चाहा, रीजनल अप्रोच. सिस्टमैटिक अप्रोच, जब आपने पूरे भारत को समझ के पूरे इंडिया को एक यूनिट मान के समझा और बाद में उसे अप्लाई करके उत्तर प्रदेश पे आपने उसे समझने का ट्राई किया, सिस्टमैटिक अप्रोच. आसान शब्दों में अगर क्वेश्चन आता है बच्चों, क्वेश्चन आता है व्हाट इज डुअलिज्म, व्हाट यू विल से, ज्योग्राफी can be read under two approaches. The one can be regional approach, other can be systematic approach. In regional approach, what you study a region and try to understand the bigger units. Systematic approach, where you treat the entire country or entire earth as one unit and you try to understand, and using those information you try to understand the regional differences also. Systematic, regional. Dualism क्या है? ज्योग्राफी को, इन ज्योग्राफी डुअलिज्म इज ज्योग्राफी को दो तरीके से पढ़ने का अध्ययन, और बच्चों इस दोनों में डिबेट चलती है, बच्चों दोनों में डिबेट चलती है कौन सा सही कौन सा गलत है. होप आपको ये सब चीजें दिखाई दे रही हैं. मूविंग अहेड. साइड लर्निंग बच्चों मैंने पिक्चर्स पोस्ट की हैं, वो अच्छे दिखने के लिए नहीं है. व्हाट आई वांट कि व्हाट यू लर्न फ्रॉम दिस पिक्चर, pause the video and try to see picture, what message Abhishek sir is trying to convey, that is your part, you try to understand. हिडन मीनिंग्स, these pictures carry hidden meaning बच्चों, मैंने आपके लिए जानबूझ के पेस्ट की है. और अब स्टार्ट करते हैं अभिषेक सर. ह्यूमन ज्योग्राफी का नेचर क्या है? एक क्वेश्चन नंबर 3 लिखना है. फर्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज ह्यूमन ज्योग्राफी, वी अंडरस्टूड दैट आल्सो, है ना, जो कि फर्स्ट पेज पे बच्चों मेंशन किया गया. सेकंड बच्चों वी अंडरस्टैंड व्हाट इज डुअलिज्म. थर्ड क्वेश्चन Abhishek sir, what is the nature of your subject? That is, what is the nature of human geography? अगर ये क्वेश्चन आता है बच्चों, तो what you will write, और नेचर पूछने का उसमें वो क्या जानना चाहते हैं समझना इस बात को. Abhishek sir, should I zoom this for you? Yes, I will, because I'm not for sure that this is visual or not. Now I am sure that this will be visual for you all. Fine. Now see this. Human geography is a branch of geography that focus on what spatial distribution and relationship of human population, culture, economy and activity on the earth. ये तो अभी समझ क्या है अभिषेक सर? It's quite close to the definition. Yes, it's a good way. It's a good way to write an introduction to what a message for you. If they ask you the nature of human geography, in the fourth line of the introduction, you can write the definition of human geography, that is simply termed at study how human interact with their environment. एक आसान भाषा में ह्यूमन ज्योग्राफी क्या है, जहां पे इंसान किस तरीके से इंटरेक्ट करते हैं नेचर के साथ, एंड दे शेप एंड आर शेप्ड बाय द प्लेस एंड स्पेस, और कई बार अपने आसपास के वातावरण को अपने अकॉर्डिंग शेप में लाते हैं, चेंज लाते हैं, या तो वातावरण के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज कर लेते हैं. जब इंसान अपने जरूरत के हिसाब से मदर नेचर को चेंज करता है तो इसे कहते हैं ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर. जब अपने आप को नेचर के अकॉर्डिंग चेंज कर लेता है तो अभिषेक सर इसे कहते हैं नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन. ये आगे का टॉपिक है बच्चों, मैंने इस डेफिनेशन से उसे भी कवर करने का ट्राई किया है. अभिषेक सर, लेट्स गो बैक टू द मेन क्वेश्चन ना, वेयर यू आर डिस्कसिंग अबाउट द की नेचर of what बच्चों? Nature of human geography. Abhishek sir, nature of human geography. This is the third question of the day.
और अगर आप लोग बच्चों, वापस मैं बताना चाहूंगा, अगर आपको ये क्वेश्चंस एक जगह पे चाहिए तो मैंने आपसे कहा, गो एंड डाउनलोड टेलीग्राम चैनल एंड राइट अभिषेक इन ब्रैकेट, राइट SAVI, शैवी। समझना बच्चों, इसका मतलब क्या है? ह्यूमन ज्योग्राफी का नेचर क्या है? इसमें इट स्टडी पीपल, देयर लाइफ स्टाइल, कल्चर, सेटलमेंट एंड एक्टिविटीज। पहली बात, ह्यूमन ज्योग्राफी का जो मूल नेचर है, यू ट्राई टू स्टडी दीज पॉइंट, यू ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट सेटलमेंट एंड द रीजन बिहाइंड दैट सेटलमेंट। दीज आर द फर्स्ट नेचर यू कैन से, और यू कैन से ह्यूमन सेंटर्ड रहता है, मानव को सेंटर में रह के ज्योग्राफी, ये ह्यूमन ज्योग्राफी पढ़ाई करता है। तो इसका नेचर क्या है बच्चों? ह्यूमन सेंटर्ड है। सेकंड बच्चों क्या लिखा हुआ है? स्पेटियल प्लेस बेस्ड, दैट मींस इट लुक एट वेयर थिंग्स आर लोकेटेड एंड व्हाई दे आर देयर। एग्जांपल सिटी, इंडस्ट्री एंड पॉपुलेशन। सेकंड नेचर दैट इज सेइंग कि वो चीज वहां पर क्यों है, एशिया में ही आबादी ज्यादा क्यों है, एशिया में ही गन्ने ज्यादा क्यों उगते हैं। तो दीज टाइप ऑफ क्वेश्चन ह्यूमन सेंटर्ड, तो वो यहां पर हम समझने का ट्राई करते हैं। व्हाट इज द सेकंड? डायनेमिक एंड चेंजिंग। ह्यूमन ज्योग्राफी इज नॉट स्टैटिक, इट इवॉल्व व्हेन चेंज इन टेक्नोलॉजी, माइग्रेशन, इकोनॉमी एंड ग्लोबलाइजेशन। दैट मीन्स ये इसका नेचर बच्चों रुका हुआ नहीं, डायनामिक है, चीजें बदलती रहती हैं, चीजें बदलती रहती हैं। कैन यू अंडरस्टैंड दिस? डायनेमिक चीजें हैं जो कि समय के साथ परिवर्तित होता रहता है अभिषेक सर। तो दैट इज द नेचर ऑफ द ह्यूमन ज्योग्राफी। एंड देन इंटरडिसिप्लिनरी, व्हाट इज दिस? कि ये सब्जेक्ट आइसोलेटेड नहीं है अभिषेक सर, कई सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ है। व्हाट दे आर सेइंग, इट इज कनेक्टेड विद अ फील्ड लाइक सोशियोलॉजी, इकोनॉमी, पॉलिटिक्स एंड इन्वायरमेंटल स्टडीज। इन सभी चीजों से जुड़ के तब आप ह्यूमन ज्योग्राफी को समझ पाते हैं। कैसे? विषय एग्जाम्पल देंगे आपको क्या? अगर आप चाहते हो कि कोई मानव वहां पे आगे आ रहा है, तो उसके कारण कई बार बच्चों सोशियोलॉजी के कारण होते हैं, सोसाइटिकल कारण होते हैं कि वहां पे हो सकता है उनके एंसेस्टर बसते हों, तो लोग चाहते हैं वहां बसने, या फिर उनके रिलीजन के लोग वहां ज्यादा रहते हों, इसीलिए वो लोग चाहते हैं वहां बसना। समझना? जो इकोनॉमी कई बार कारण होता है, कहीं पर इंडस्ट्री हमें मिल जाती है तो लोग चाहते हैं कि वहां रोजगार मिलेगा, तो रोजगार कारण बनता है लोगों के बसने का। ये भी एक तरह का बच्चों समझने का। तो क्या समझाना बच्चों? कि चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं, ये समझाता है आपको ह्यूमन ज्योग्राफी। एट द सेम टाइम लास्ट, रिलेशनशिप विथ environment, what they are saying, it examines how human use, adapt to, and sometimes what damage their natural surrounding. We also understand the relationship. What is the nature of geography? You understand these points under one topic, that is human geography. And then bachcho, the main area of study is, what is the main area, Abhishek sir? The main area of study: population growth, migration, distribution, culture, language, religion, tradition, settlement, village, town, cities, economic activities like agriculture, industry, trades, पॉलिटिकल ज्योग्राफी, बाउंड्रीज, नेशन। इन शॉर्ट बच्चों, इतनी सारी ये बच्चे एग्जाम्पल हो गए, ये एग्जाम्पल हो गए बच्चों। और एग्जाम्पल के साथ साथ अगर आप थोड़े से बुद्धिमान हो बच्चों, अभिषेक सर, ये तो चैप्टर के नाम है आने वाले। प्राइमरी सेक्टर में क्या मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगा बच्चों के? एग्रीकल्चर का नहीं पढ़ाऊंगा प्राइमरी सेक्टर में? क्या सेकेंडरी सेक्टर में आपको मैं ट्रेड नहीं पढ़ाऊंगा? इंडस्ट्री नहीं पढ़ाऊंगा क्या? उस इंडस्ट्री में मैं आपको बच्चों that you can say different industry on the basis of size, ownership, distribution, ये सब चीजें बच्चों को आने वाले पढ़ाना थे उदाहरण के तौर पे, क्योंकि ह्यूमन को बीच में कहीं ना कहीं इन्वॉल्व करता है। तो ये सभी चीजें आप ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर पढ़ते हैं। और अगर बच्चों संक्षेप में कहूं, इन शॉर्ट अभिषेक सर, समरी क्या है? द नेचर ऑफ द ह्यूमन ज्योग्राफी इज व्हाट? एनालिटिकल। यू एनालाइज समथिंग, आपको जानकारियां मिलती हैं, आप उसे एनालाइज करते हो। जैसे कि मैंने कहा अभी कि एशिया में आबादी ज्यादा है, तो आप एनालाइज करोगे, क्या एनालाइज करोगे? कि वहां पर वाटर की अवेलेबिलिटी है। क्या एनालाइज करोगे? वहां का सॉइल उपजाऊ है। क्या एनालाइज करोगे? वहां पे फूड अवेलेबिलिटी हो जाती है। क्या एनालाइज करोगे? वाटर के साथ वहां पे क्लाइमेट भी प्रेजेंट है। क्या एनालाइज करोगे? ये सभी चीजें, कि वहां पे इंडस्ट्रीज, मिनरल्स हैं तो वहां इंडस्ट्री लग सकती हैं। तो क्या लिखा है बच्चों? द नेचर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी इज एनालिटिकल, एट द सेम टाइम इंटर, व्हाट बच्चों?
एक्टिव इंटरेक्टिव वर्ड बच्चों एंड कनेक्टेड विथ ह्यूमन लाइफ इन रिलेशन स्पेस एंड एनवायरमेंट। और देखते हैं कि किस तरीके से इनका इंटरेक्शन मानव जीवन के साथ और इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्शन का है। तो ये तो अभिषेक सर आपने स्टार्टिंग में ही ये दो सर्कल्स बनाई थी हमें समझाने के लिए। एक सर्कल बनाया आपने कि मान लो ये ह्यूमन है, इसका इंटरेक्शन किसके साथ है, मदर नेचर के साथ है। तो बच्चों इसी इंटरेक्शन को आप क्या कह रहे हैं अभिषेक सर, इंटरेक्शन की स्टडी को इसी इंटरेक्शन की स्टडी को आप कह रहे हैं ह्यूमन ज्योग्राफी। क्या कह रहे हैं? ह्यूमन ज्योग्राफी। कैन यू अंडरस्टैंड दिस? इस बात को समझाने के लिए बच्चों मैंने इतनी सारी बातें लिखी, वापस से रिपीट करना चाहूंगा कि अभिषेक सर समझा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है कि अगर आपसे कोई पूछे कि एक्सप्लेन अस द नेचर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, तो व्हाट यू कैन राइट दैट human geography is somewhere, the nature of the human geography is analytical, where you analyze things, that something is happening, so what is the reason behind this? Second, why that phenomena is happening to that particular area only. We will understand that also, that where that is happening, why there दिस दैट फिनोमेना इज हैपनिंग ओनली। तो ये समझेंगे। ह्यूमन सेंटर्ड समझना है कि ह्यूमन को बीच में रख के उसके इंटरेक्शन को समझते हैं यहाँ पर। तो बच्चों इन सभी पॉइंट्स को लेके एक नेचर सब्जेक्ट का दूसरे से रिलेशन समझाता है, ये समझना बच्चों। इन सभी पॉइंट्स को समझाएंगे। नेचर वाला पार्ट खत्म हो गया होगा। तो अभिषेक सर स्कोप क्या है? स्कोप मतलब सिंपली मतलब होता है कि अगर आपका इसका अध्ययन करते हैं तो आपके फील्ड्स क्या क्या खुल जाते हैं, समझना। किन एरा को आप समझ सकते हैं, किन एरा में आप काम कर सकते हैं, तो समझना। ये सब चीजें स्कोप में आ जाती हैं बच्चों। जैसे कि आप जल्दी मैं आपको जो वीडियो लाऊंगा कि स्कोप ऑफ दिस ह्यूमैनिटीज, बहुत बड़ा स्कोप होता है लेकिन लोगों को पता नहीं होता है, तो वो कहते हैं कि इसका स्कोप नहीं है। तो ध्यान देना बच्चों, ह्यूमन ज्योग्राफी को हम समझ जा रहे हैं। इट इज विजुअल फॉर यू ऑल, तो मैं जूम भी करूंगा वैसे आपके लिए, हो या ना हो, जैसे कि बाद में कोई भी दिक्कत। मैंने लिखा भी बच्चों। और देखना बच्चों, मैंने एक बात बोलना भूल गया कि 100% क्या बच्चों, सीबीएसई क्वेश्चन के साथ आया हूँ। कैन यू अंडरस्टैंड? 100% समझ बच्चों, मतलब पीवाईक्यू, मतलब सभी पीवाईक्यूज क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में जितने भी आएंगे वो सब कवर किए हैं। इसलिए बच्चों आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये स्कोप का पैराग्राफ नहीं दिया था, नेचर वाले पार्ट में था। मुझे एक और बात मैंने ऐड करना छोड़ दिया, जो कि एनसीईआरटी में जो लाइन लिखी हुई है कि जितना बेहतर आप अपनी मदर नेचर को समझते हो, उतने बेहतर टेक्नोलॉजी को डेवलप कर पाते हो। दैट इज ऑल्सो द नेचर, समझना बच्चों। तो स्कोप अभिषेक सर, स्कोप ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी 5 मिनट में पूछ सकते हैं ये सवाल। तो देखा बच्चों, ह्यूमन ज्योग्राफी स्टडीज द रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन एंड देयर एनवायरमेंट। Again, Abhishek, so this is a good start where you, in 2 lines, you define human geography. You define human geography. Good start. And its scope is wide because it cover different aspect of human life and activities on the earth. क्योंकि मानव सेंट्रिक होता है ह्यूमन ज्योग्राफी, तो उन सभी एक्टिविटीज के बारे में अध्ययन करवाता है। तो देखो लिखा है बच्चों, द मेन स्कोप ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, नंबर वन क्या लिखा है बच्चों? देखो, स्टडी ऑफ पॉपुलेशन। मैंने कहा था स्कोप क्या है इसका। अगर आप ह्यूमन ज्योग्राफी पढ़ते हो तो आप क्या समझते हो? आप पॉपुलेशन के बारे में बेहतर जानकारी लेके आते हो। तो क्या लिखा है? स्टडी ऑफ पॉपुलेशन। तो लिखा है इट स्टडी व्हाट द पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, डेंसिटी, ग्रोथ, माइग्रेशन, अ कंपोजिशन ऑल्सो। इन सभी चीज को समझते हैं। अब तो मैं चाहूं तो इन सभी टर्म्स को एक्सप्लेन कर सकता हूं, लेकिन आने वाले चैप्टर्स में, ये बहुत बड़ा चैप्टर में, चैप्टर 2 में मैं समझाऊंगा कि डेंसिटी अभिषेक सर, डिस्ट्रीब्यूशन, सबसे अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कि किस तरीके से वर्ल्ड में आबादी का डिस्ट्रीब्यूशन है, और एशिया में ही क्यों 60% आबादी रहती है। डिस्ट्रीब्यूशन, डेंसिटी, कितने बड़े एरिया में कितना मानव रह रहा है, दैट मीन्स नंबर ऑफ ह्यूमन, यू कैन से नंबर ऑफ ह्यूमन, यू कैन से इन पर्टिकुलर एरिया। तो ये बच्चा डेंसिटी हो गया। ग्रोथ, कैसे ग्रोथ पॉजिटिव भी होता है, ग्रोथ नेगेटिव भी होता है। माइग्रेशन, एक का दूसरे से हट जाना। तो जो ये सब टर्म्स तो आपको पता भी है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि पॉपुलेशन में पढ़ते हैं। फिर लिखा है स्टडी ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट, कई बार पढ़ते हो। क्लस्टर सेटलमेंट है, हैमलेट सेटलमेंट है, गांव के बारे में अध्ययन करते हो, टाउन के, सिटीज के बारे में, उनकी ग्रोथ, उनकी पैटर्न के बारे में, उनके फंक्शंस के बारे में। इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो भी मानव को इंक्लूड करता है, फॉर एग्जांपल बच्चों, एग्रीकल्चर मानव करता है, इंडस्ट्री मानव करता है, ट्रेड मानव करता है, ट्रांसपोर्ट मानव, और कम्युनिकेशन, इन सभी चीजों को पढ़ते हो। और साथ ही साथ बच्चों
कल्चरल एक्टिविटीज को भी समझने का प्रयास आप करते हो। कैसा कल्चरल एक्टिविटी अभिषेक सर? देखो क्या लिखा हुआ है। कल्चरल एक्टिविटी स्टडी लैंग्वेज, रिलीजन, कस्टम, ट्रेडिशन एंड कल्चर। हाँ अभिषेक सर ये भी पढ़ते हैं। ह्यूमन इन्वायरमेंट रिलेशन, इसको भी आप समझ पाते हो। ये सब स्कोप है बच्चों, पढ़ते हो इसलिए जान पाते हो। दिस बिकम द स्कोप। लिखा हुआ है इट एग्जामिन हाउ ह्यूमन अडेप्ट और मॉडिफाई और यूटिलाइज द नेचर। कंक्लूजन, द स्कोप ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। मुझे इन कंक्लूजन है जो मैं एक परफेक्ट आंसर लिखने का तरीका बता रहा हूँ, किस तरीके से मैं होता एग्जामिनेशन में लिखता। मैं स्टार्ट करता तो मैं पहले एक डेफिनेशन देता 2 लाइन में, उसके बाद पॉइंटर्स के रूप में इसको लिखता, हर पॉइंट में नंबर आता, लास्ट में कंक्लूजन में लिखता बच्चों। द स्कोप ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी इज very broad as it studies all aspect of human life and their interaction with the earth surface। कैसे कैसे अर्थ पर कैसे अर्थ पर मानव मानव इंटरेक्ट कर रहा है, इस चीज का अध्ययन करते हो। कहाँ बच्चों आप लोग इसका अध्ययन करते हो? ह्यूमन ज्योग्राफी में। आसान शब्दों में ये तो 4 पार्ट डिस्कस कर लिया बच्चों। व्हाट इज ह्यूमन ज्योग्राफी, व्हाट इज डुअलिज्म, what is the nature of your human geography, what is the scope of the human geography? These 4 questions have been answered. Now अभिषेक सर ह्यूमन ज्योग्राफी, लेकिन बच्चों एक बॉक्स जो आपने दिया हुआ है, अब देखो यहीं पे स्टूडेंट्स क्या करते हैं बच्चों, इस बॉक्स को इग्नोर कर देते हैं। मैंने क्यों नहीं इग्नोर किया है? क्योंकि मैंने कहा था 100% एनसीईआरटी क्वेश्चंस पीवाईक्यू डिस्कस कर लेंगे इसी स्लाइड्स में, क्योंकि बच्चों ये पूछा गया है। ये क्वेश्चंस क्या है? पूछे गए हैं आपके पास्ट एग्जामिनेशंस में। तो ध्यान देना कि ह्यूमन ज्योग्राफी, पहले तो इसको साइड कर देता हूँ। हाँ, ह्यूमन ज्योग्राफी डेफिनेशन तो पहला है बच्चों, रेटजिल क्या बात करते हैं। ये बच्चों अब आपके नोट्स में आप ये नाम लिख लीजिए और मैं कुछ वर्ड्स दूंगा बच्चों, ध्यान देना। ह्यूमन ज्योग्राफी इज व्हाट बच्चों? सिंथेटिक स्टडी ऑफ रिलेशन बिटवीन ह्यूमन सोसाइटी एंड अर्थ सरफेस। ह्यूमन सोसाइटी मतलब ह्यूमन ही हो गया, अर्थ अर्थ सरफेस मतलब कि मदर नेचर हो गया। वापस से वही लाइन लिखी है, हाँ वही लाइन लिखी है, लेकिन इन्होंने क्या वर्ड यूज किया है कि सिंथेटिक स्टडी है। तो दैट मींस वी विल से सिंथेटिक हैज बीन व्हाट बच्चों? एम्फसाइज इन द अबव डेफिनेशन। तो हम लोग कहेंगे जिस डेफिनेशन में सिंथेटिक वर्ड यूज होगा उसे रेटजिल ने कहा है, ये हम ध्यान रखेंगे, रेटजिल वर्ड याद रखेंगे। तो एलएनसी सैंपल की इन्होंने क्या दिया बच्चों? केवल दो ही, एक नाम ये हो गया, दूसरा नाम ये हो गया। इसमें क्या है? ह्यूमन ज्योग्राफी इज द स्टडी ऑफ चेंजिंग रिलेशन बिटवीन व्हाट? अनरेस्टिंग मैन, मतलब अगेन ये ह्यूमन हो गया, अनरेस्टिंग मैन ह्यूमन हो गया। अनस्टेबल अर्थ मतलब चेंजिंग अर्थ, ये क्या हो गया? मदर नेचर हो गया। वापस से वही सेम, हाँ शब्द अलग है लेकिन बार बार ह्यूमन और मदर नेचर का ही रोल आ रहा है। तो हाँ बच्चों, इसी के अध्ययन को कहते हैं, क्या कहते हैं? ह्यूमन ज्योग्राफी कहते हैं। ये डेफिनेशन दी थी एलएनसी सैंपल ने दी थी। तो जहां पर बच्चों चेंजिंग फिनोमेना, दैट मींस डायनेमिज्म मींस चेंज, परिवर्तन आना, मदर नेचर में परिवर्तन आना, इसी को स्टडी करते हैं। यही है बच्चों कीवर्ड सैंपल का। थर्ड एंड द लास्ट वन अभिषेक सर, पॉल क्या कहते हैं बच्चों? ये कहते हैं कंसेप्शन रिजल्टिंग फ्रॉम अ मोर सिंथेटिक नॉलेज of what बच्चों? The physical law governing of the earth and the relation between the living being and inhabitants। वही सा बच्चों, living being किस तरीके से इंटरेक्शन कर रहे हैं अर्थ की चीजों के ऊपर, वही है ह्यूमन ज्योग्राफी। द ह्यूमन ज्योग्राफी ऑफर अ न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ इंटर रिलेशनशिप बिटवीन अर्थ एंड ह्यूमन। उनका मेन कंसर्न यही था बच्चों। तो इनके में हम क्या करेंगे? हम ये देखेंगे कि किस तरीके से फिजिकल जो नॉलेज है, नॉलेज किसकी बच्चों? अर्थ की जितनी अच्छी नॉलेज है उतना बेहतर रिलेशन है उसके ऊपर रहने वाले लोगों का, ये था। लेकिन यहाँ पे सिंथेटिक वर्ड बच्चों 2 रेफरेंस में यूज हो गया। तो हम 2 ज्यादा ध्यान से पढ़ेंगे। जहां पर ये टच आ रहा है, लॉ की बात आ रही है, लॉ गवर्निंग की बात आ रही है, वहां पर हम पॉल की तरफ जाएंगे। और जहां पे सिंपल डेफिनेशन ऑफ सिंथेटिक की बात करेंगे वहां रेटजिल की तरफ जाएंगे। 3 नाम मैंने बताया बच्चों, ये तीनों नाम इंपॉर्टेंट है, ये समझना। और बच्चों आपके पास में अगर दिखाई दे रहा हो मदर नेचर क्यों खुश नहीं है, आप समझ सकते होगे कि अभिषेक सर क्या दर्शाना चाह रहे हैं। इज दिस विजुअल? नाउ आई हैव टू कम बैक एंड सी। इट इज, आई थिंक इट इज। इफ नॉट
अगेन बच्चों आई विल ट्राई माई बेस्ट कि ये विजिबल हो। ज्यादा टाइप करता बच्चों तो समय बहुत जाता, इसीलिए मैंने ज्यादा टाइप नहीं किया, वैसे पिक्चर्स का इस्तेमाल किया है। नाउ दिस इज विजिबल। बीच में छोटा करके पॉज भी कर दूंगा आपके लिए, अगर आप चाहना तो उसे वो भी कर लेना। लो, अब ठीक है, पूरे में हमारे हट जाएंगे और आप लोग देखते रहिएगा। ठीक है बच्चों, काफी हद तक क्लियर है। हाँ, अभिषेक सर, you used a word, these two word, that is naturalization of human. A second word is humanization of nature. जो भी वर्ड पहले है अभिषेक सर, यहाँ पर नेचर वर्ड पहले है, दैट मीन्स नेचर वर्ड पहले है अभिषेक सर, नेचर वर्ड पहले है, तो नेचर वर्ड बड़ा हो गया और ह्यूमन छोटा हो गया। ह्यूमन विल बी कंट्रोल्ड, मतलब जैसा मदर नेचर करेगी उसके अकॉर्डिंग से ह्यूमन कंट्रोल होगा। नेचुरलाइजेशन ह्यूमन, इंसान की कंट्रोल हो रहा है तो इंसान डरेगा, किससे न डरेगा? मदर नेचर से डरेगा बच्चों, उसकी वर्कशिप करेगा। ये सब हो जाएगा नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन में। जैसे अगर गर्मी पड़ रही है तो इंसान क्या करेगा? नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन में गर्मी में इंसान पहाड़ों पे चढ़ जाएगा। ये जो मूवमेंट है पहाड़ों पे चढ़ना, इसे किसने कंट्रोल किया? नेचर ने कंट्रोल किया, उसके कारण से जा रहे हो। नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन, ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर में क्या हो गया बच्चों? ह्यूमन, ह्यूमन अब बड़ा हो जाएगा बच्चों, मतलब ह्यूमन कंट्रोल कर रहा हो, किसे कंट्रोल कर रहा होगा? नेचर, नेचर छोटा हो गया, नेचर कंट्रोल कर रहा होगा। गर्मी पड़ रही है, आपने हीटर ऑन कर, एसी ऑन कर लिया, मतलब आपने कहीं ना कहीं ह्यूमन होते हुए नेचर कंट्रोल कर रहे हो। बहुत गर्मी पड़ रही है, एसी ऑन कर लिया, बहुत ठंडी पड़ रही है, आपने हीटर ऑन कर लिया, नेशनल ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर। समझना बच्चों, इसको बच्चों हम लोग किसे पढ़ते हैं? इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म में पढ़ते हैं, और इसे किसे पढ़ते हैं? पॉसिबिलिज्म में पढ़ते हैं। दोनों भी एक्सप्लेन नहीं करेंगे। अगर एग्जामिनेशन में आता है डिफरेंशिएट बिटवीन, तो लिखा हुआ है बच्चों, दिस रिफर टू अर्ली स्टेज ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन नेचर एंड एनवायरमेंट एंड ह्यूमन वर व्हाट बच्चों? ह्यूमंस आर अडेप्टेड टू व्हाट बच्चों? टू डिक्टेट्स ऑफ नेचर। जो भी मदर नेचर कह रही है उसके अकॉर्डिंग इंसान अपने आप को अडेप्ट कर रहा है। मैंने ट्रांस ह्यूमन का एग्जांपल दिया, वो एग्जांपल क्या था अभिषेक सर? कि पहाड़ है, पहाड़ पर एक इंसान चढ़ जाता है गर्मियों के समय पर, क्योंकि मदर नेचर कहती है समतल जमीन गर्म रहेगी, पहाड़ों पे ठंडक रहेगा। तो क्या है बच्चों? नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन है। तो दिस रिफर्स टू द इंटरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑफ नेचर एंड ह्यूमन who begin to understand the force of nature। इंसान समझ रहा है मदर नेचर को, और उसके हिसाब से अपने को डेवलप कर रहा है, मदर नेचर को कंट्रोल कर रहा है। वो तुम्हारा हो गया ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर। बच्चों देखो, आसान था, इसीलिए मैंने बहुत ज्यादा इस पर अपने टाइम वेस्ट नहीं किया, लेकिन मैं जानता हूँ बच्चों कुछ लोगों को दिक्कत होती है। तो अभिषेक सर साफ साफ समझाइए ये क्या है नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन? तो मैंने कहा जहां मदर नेचर ह्यूमंस को कंट्रोल कर रही है, उसके अकॉर्डिंग ह्यूमन बिहेव कर रहा है, तो नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन कहेंगे। जब ह्यूमन कंट्रोल कर रहा है मदर नेचर को, तो उसे नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन कहेंगे, ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर कहेंगे। सिंपल मैंने समझाया। और फिर कहा इट इंडिकेट अ वेरी स्लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी। बच्चों जब आप मदर नेचर पे डिपेंडेंट हो तो आपके पास तकनीक उतनी थोड़ी ना होगी, आप प्रिमिटिव सोसाइटी में रह रहे हो। तो फिर लिखा हुआ है बच्चों कि इट इंडिकेट्स डेवलपमेंट ऑफ एफिशिएंट टेक्नोलॉजी एंड बेटर सोशल एंड कल्चर रिलेशन। क्यों आप कंट्रोल कर पा रहे मदर नेचर को? क्योंकि आपके पास तकनीक आ गई होगी, क्योंकि आप मदर नेचर को समझने लगे हो। आप प्लेन क्यों उड़ा पाए बच्चों? प्लेन क्यों उड़ा पाए? क्योंकि आपने एरोडायनेमिक्स समझा मदर नेचर का, उसके बाद आप उस प्लेन उड़ा पाए। आप आग क्यों जला पाए? क्योंकि आपने फ्रिक्शन को समझा। जब फ्रिक्शन को समझा तो आप आग जला पाए। अगेन मदर नेचर को समझा तो एक बेहतर टेक्नोलॉजी बना पाए। तो ये समझाने का ट्राई कर रहा हूं। फिर अभिषेक सर, नेचुरलाइज ह्यूमन लिसन टू द नेचर एंड अफ्रेड ऑफ इट्स फ्यूरी। और पूजा भी करता है, सुनता भी है, डरता भी है, उसकी पूजा भी करता है। किसमें बच्चों? नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन में। और यहाँ क्या होगा बच्चों? ह्यूमन मूव फ्रॉम अ स्टेट ऑफ नेसेसिटी टू स्टेट ऑफ फ्रीडम। पहले आप जरूरत के लिए मदर नेचर का इस्तेमाल कर रहे थे, अब बच्चों पूरा स्वतंत्र होकर आप इस्तेमाल कर रहे हो। पहले आपने हंटिंग स्टार्ट की, हंटिंग एंड गैदरिंग सोसाइटी में, क्योंकि आपको भोजन करना था। उसके बाद आपने क्यों शिकार किया? क्योंकि आपको बन गया फ्रीडम, और आपने अपनी खुशी के लिए
अपनी खुशी के लिए आपने क्या करना स्टार्ट किया, स्पोर्ट्स के लिए आपने क्या स्टार्ट किया, आपने शिकार करना स्टार्ट किया। फिर लिखा बच्चों डायरेक्ट डिपेंडेंसी ऑफ ह्यूमन ऑन मदर नेचर। क्या है, इंसान निर्भर है, किस पर निर्भर है इसमें बच्चों, मदर नेचर पे निर्भर है बच्चों। यहाँ क्या है, रिसोर्स आर ऑब्टेन फ्रॉम द एनवायरमेंट टू क्रिएट मोर अपॉर्चुनिटी। यहां पर आप क्या कर रहे हो, नेचर से एक्सट्रैक्शन करके आप अपने लिए नई अपॉर्चुनिटी बना रहे हो। फिर लिखा द फिजिकल इन्वायरमेंट फॉर नेचुरलाइज ह्यूमन बिकॉज ऑफ मदर नेचर। क्या लिखा, द फिजिकल इन्वायरमेंट फॉर नेचुरलाइज ह्यूमन बिकम मदर नेचर। मदर नेचर कह रहे हो, माँ कह रहे हो बच्चों, क्यों कह रहे हो, क्योंकि उससे ही सब कुछ आपको मिल रहा है, मदर के तरीके सब कुछ मिल रहा है। और ह्यूमन मेक यूज ऑफ नेचर सो दैट द नेचर गेट ह्यूमनाइज्ड एंड शोइंग द इम्प्रिंट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज। और यहाँ पर आप मदर नेचर को यूज कर रहे हो, उस पर अपना इम्प्रिंट छोड़ रहे हो। वो भी बच्चों इम्प्रिंट कैसा, बहुत पॉजिटिव नहीं, नेगेटिव इम्प्रिंट देख सकते हो कि चीजें कितनी पॉल्यूटेड हो गई हैं। बस बच्चों यही था एक टॉपिक जो मैंने आपको समझाया, इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान देना। अगर ये विजुअल नहीं होगा तो मैं थोड़ी देर के इसको छोटा भी करता हूं बच्चों, जिसके कारण से कि क्लैरिटी इसकी बढ़ जाए और आप वीडियो पॉज करके पढ़ पाओ। अगर अगर इन केस कुछ लोगों को विजुअल नहीं है तो मैं दोनों तरीके कर दिया बच्चों, आपके लिए जूम करके भी दिखा दिया, और नहीं शॉर्ट पे तो नहीं है, लेकिन हाँ जूम करके बच्चों ये विजुअल है। मैं एक बार हट भी जाता हूँ जिससे कि आप स्क्रीनशॉट ले सको। मैं एक बार हट भी जाता हूँ बच्चों जिससे आप स्क्रीनशॉट ले सको। लो बच्चों, मैं स्क्रीनशॉट ले लो इसका और इसे पढ़ लेना, है ना। नहीं होगा बच्चों तो ये बुक में भी बना हुआ रहेगा और मैं आपको भेज भी दूंगा उस पर, टेलीग्राम चैनल पे। दिखाई दे रहा है बच्चों ये? हाँ दिखाई दे रहा होगा। तो क्या लिखा है अभिषेक सर, नाउ यू आर टॉकिंग अबाउट, नॉट टॉकिंग अबाउट फ्यू डेफिनेशन। द फर्स्ट डेफिनेशन इज दिस वन बच्चों। अगर ये येलो कलर साइन कर रहा होगा तो मैं आपके लिए ये इसको लिख रहा हूं बच्चों। ये है अभिषेक सर, सपोज दिस कलर। अगर नहीं दिख रहा तो साइन ना करें। तो अभिषेक सर ये क्या है, इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म क्या है अभिषेक सर? अभी तो आपने समझाया बच्चों, सेम जो मैंने क्या कहा था, आपसे कहा था नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन। पीछे बच्चों भी लिखा है, मिटा भी नहीं है, अगर आप देखो याद होगा। तो अभिषेक सर इसी को आपने कहा था इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म कहा था। क्या लिखा है, द टाइप ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन प्रिमिटिव ह्यूमन, पुराने लोग, और सोसाइटी ह्यूमन की विथ स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ नेचर was termed as environmental determinism। मतलब जो ये हम इसमें क्या कर रहे थे बच्चों, इसमें हम इंसान इंटरेक्ट कर रहे थे मदर नेचर के साथ, और मदर नेचर क्या थी, एक स्ट्रॉन्ग फोर्स थी। तो इसी को मैंने क्या कहा बच्चों, ज्योग्राफी में कहा इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म कहा। और ध्यान दो बच्चों, नेक्स्ट passage that is humanization of nature, ध्यान देना। The earlier scholars termed as possibilism what बच्चों, nature provide opportunity and human being make use of these, and slowly nature get humanized and start bearing द इम्प्रिंट ऑफ ह्यूमन endeavor। तो क्या होता है, इंसान धीरे धीरे समझने लगता है बच्चों, किसको समझने लगता है, इंसान धीरे धीरे समझने लगता है किसको, मदर नेचर को समझने लगता है, और इससे बनाता है नई नई टेक्नोलॉजियां। और इस टेक्नोलॉजियों के कारण से आप अपने इम्प्रिंट्स कहाँ छोड़ते हो बच्चों, मदर नेचर पे वो इम्प्रिंट्स छोड़ते हो। वो भी कैसे इम्प्रिंट्स, मोस्ट ऑफ द टाइम नेगेटिव इम्प्रिंट्स छोड़ते हो। पॉल्यूशन इज वन ऑफ देम। और ये हो गया बच्चों पॉसिबिलिज्म। तो ध्यान देना। उसके बाद अभिषेक सर इन दोनों के बीच का रास्ता क्या है, बीच का रास्ता अभिषेक सर? तो ध्यान देना बच्चों, अगर मैं इसे मिटा दूं तो अभिषेक सर अब आप मध्यम मार्ग की बात करते हो, अब आप मध्यम मार्ग की बात करते हो, तो उसे भी समझा देता हूं बच्चों आप लोगों को। ये मिट नहीं रहा बच्चों, छोड़ो। अभिषेक सर एक आपने कहा कि बहुत ही मॉडर्न तरीका जिसमें आप एक्सप्लॉइट कर रहे हो, एक पुराना तरीका जिसमें बिल्कुल भी आप यूज नहीं कर रहे हो मदर नेचर का। तो नए लोग आते हैं बच्चों जिनका नाम है ग्रिफिन टेलर बच्चों, एक जॉर्फन है, वो कहते हैं मिडिल पाथ। क्या है बच्चों, मिडिल पाथ, मध्यम मार्ग की बात करते हैं। इसमें क्या है बच्चों, कहते हैं अ जॉर्फर ग्रिफिन टेलर इंट्रोड्यूस अनदर कॉन्सेप्ट विथ व्हाट बच्चों, रिफ्लेक्ट्स अ मिडिल पाथ, मतलब मध्यम मार्ग
बिटवीन द टू आइडियाज, जहां पे आप इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म की बात कर रहे थे, पॉसिबिलिज्म की बात कर रहे थे, जहां पे इंसान ने मदर नेचर पे अपना इम्प्रिंट छोड़ा, उसका इस्तेमाल किया, बच्चों का शोषण किया, नेसेसिटी से आप फ्रीडम पे आ गए। तो लिखा हुआ है ही टर्म्ड इट एज न्यू डिटर्मिनिज्म, जहां पे आपको पता होगा कि कब रुकना है और कब चलना है बच्चों, स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म भी कह रहे हैं। तो ध्यान देना, एमसीक्यू के लिए किसने प्रपोज किया, क्या और नाम से जानते हैं, न्यू डिटर्मिनिज्म तो होता क्या, मध्यम मार्ग की बात करते हैं, जहां पे आप नेचर का इस्तेमाल करें लेकिन बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट ना करें। क्या ये बात समझ में आती है? ये बहुत इंपॉर्टेंट था बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट था। वेलफेयर एंड ह्यूमैनिटिक स्कूल क्या है अभिषेक सर? तो अभिषेक सर इंसान आपने लिखा है, इंसान आपने लिखा है अभिषेक सर, तो इंसान लिखा है तो इंसान महत्वपूर्ण होगा। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू, तो लिखा है बच्चों की वेलफेयर मतलब भलाई की बात कर रहे होंगे। देखो बच्चों, अभी तक जिन जिन प्रिंसिपल्स की बात हम कर रहे थे, जिन तरीकों की हम बात कर रहे थे अभिषेक सर, उसमें कहीं भी ये स्कूल्स नहीं थे, मतलब ये बाद में डेवलप्ड हुए हैं। लोग जब पढ़ाई करते हैं तो नए नए थॉट्स आते हैं, तो ये चीजें बाद में डेवलप की है। उसमें से वेलफेयर और ह्यूमनिस्टिक स्कूल है ऑफ थॉट इन ह्यूमन ज्योग्राफी, मतलब कि ह्यूमन ज्योग्राफी में इनसे चीजें जोड़ी गई हैं, जिसमें लिखा हुआ था कि थॉट इन ह्यूमन ज्योग्राफी वाज मेनली कंसर्न विथ डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ सोशल वेलबींग ऑफ द पीपल। इसमें क्या बात कर रहे हैं, इस स्कूल ऑफ थॉट में क्या बात कर रहे हैं कि इंसानों का भलाई की बात कर रहे हैं। दीज इंक्लूड एस्पेक्ट सच एज हाउसिंग होनी चाहिए इंसान के पास, अच्छी हेल्थ केयर होनी चाहिए, शिक्षा होनी चाहिए। तो जोग्राफर्स हैड ऑलरेडी इंट्रोड्यूस्ड अ पेपर एज ज्योग्राफी ऑफ सोशल वेलबींग इन द पोस्ट ग्रेजुएशन करिकुलम। तो लुक एट दिस, नाम ही बच्चों नहीं कह रहा था, जो मैंने आपको सिखाया है, नेम सेज अ लॉट, और साफ साफ दे रहा है कि इंसान अगर भलाई की बात कर रहा है, उस एस्पेक्ट्स की बात कर रहा है, तो इसे भी ह्यूमन ज्योग्राफी में पढ़ा जा सकता है, जिसको पहले पढ़ाई नहीं हो रही थी। इसको पोस्ट करिकुलम में ऐड भी कर दिया गया है। रेडिकल अप्रोच क्या होता है बच्चों? जो साइंटिफिक अप्रोच होते हैं, जो जिसमें आप रैशनल होकर सोचते हैं, तो लिखा हुआ रेडिकल स्कूल क्या सोचता है ऑफ थॉट, एम्प्लॉयड मार्क्सिज्म थ्योरी। मार्क्सिज्म थ्योरी क्या है? जो हैव और हैव नॉट के ऊपर है। हैव और हैव नॉट मैंने क्लास 11 में आपको पढ़ाया है बच्चों। हैव जिनके पास रिसोर्स के ऊपर एक्सेस है, हैव नॉट जिनके पास रिसोर्स पे एक्सेस नहीं है। तो क्या लिखा हुआ है? एम्प्लॉयड टू मार्क्सिस्टियन थ्योरी क्या है बच्चों? टू एक्सप्लेन द बेसिस ऑफ कॉज ऑफ, गरीबी का क्या कारण है ना, डिप्रिवेशन का क्या कारण है, सोशल इनइक्वालिटी का क्या कारण है। तो कंटेम्प्रेरी सोशल प्रॉब्लम्स वर द रिलेशन टू द डेवलपमेंट ऑफ कैपिटलिज्म। तो समझाते हैं यहाँ पे, रेडिकल स्कूल ऑफ थॉट कहते हैं कि मार्क्सिज्म दैट मीन्स एक लोग होते हैं जो कि हैव होते हैं या हैवर्स होते हैं, एक होते हैं जो कि हैव नॉट होते हैं, गरीब लोग होते हैं। वो क्यों गरीब हैं? क्योंकि ये शोषण, जो कैपिटलिस्ट लोग हैं जो अपना विकास करते हैं, वो इनके कॉस्ट पे करते हैं। ये कहाँ है? और क्योंकि एक मजदूर होता है बच्चों, आप उससे अच्छी पेमेंट नहीं करते हो, कम से कम पेमेंट करते हो, प्रॉफिट का बड़ा शेयर इंडस्ट्री के ओनर्स रख लेते हैं। इस कारण से इंडस्ट्री तो अमीर होती रहती है, वो इंसान हमेशा गरीब ही रहता है। तो ये लिखा है बच्चों रेडिकल स्कूल, इसको भी ऐड किया गया ह्यूमन ज्योग्राफी में, इस अध्ययन को जोड़ा गया। ये वर्ड्स पूछे जाएंगे बच्चों एमसीक्यू में, और डायरेक्टली पूछेंगे रेडिकल स्कूल क्या सोचता है ना? तो मार्क्सिज्म को याद रखना। बिहेवियरल स्कूल क्या कहता है ऑफ थॉट, कहता है लेड ग्रेटर एम्फेसिस ऑन द लाइफ व्हाट बच्चों एक्सपीरियंस एंड आल्सो ऑन द व्हाट परसेप्शन ऑफ स्पेस बाय सोशल कैटेगरीज बेस्ड ऑन एथनिसिटी, रेस, रिलीजन, ईटीसी। तो व्हाट दे आर सेइंग, बिहेवियर ज्योग्राफी किस पे ध्यान दे रहा है? लोगों के अनुभव को ध्यान दे रहा है। वो अनुभव कैसे बच्चों, परसेप्शन कैसे बन रहे हैं? क्योंकि कई बार एथनिक, रेस, रिलीजन के अपना रोल प्ले करता है बच्चों। तो इसे भी जोड़ा गया है। एथनिक मतलब समझाया था कि नॉट ओनली रिलीजन, इट कैन बी सिमिलैरिटी बिटवीन अस। हम दोनों सेम भाषा बोल रहे हैं, हम लोग सेम एथनिक कैरेक्टर के हैं। तो बच्चों ये तीनों चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ऐड कर लेना बच्चों, ये इग्नोर करने वाला नहीं था। मैं जानता था कि अगर आप खुद पढ़ते, अगर इस एनसीईआरटी से पढ़ते, तो आपने इग्नोर कर दिया होता बच्चों, इग्नोर कर दिया होता। लेकिन मैं जानता हूँ इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में आएगा, तो इसलिए अब जैसे कि आप लोग उसे इसे इग्नोर करते हो, इसे कैसे इग्नोर करते हो बच्चों? साफ साफ लिखा हुआ है यहाँ पर, ये पीरियड लिखा हुआ है, थोड़ा छोटा ही कर दे क्या?
इतना बड़ा लिखेंगे तो चलो उधर जाओ, बारी बारी पढ़ते हैं बच्चों। विजुअल तो होगा नहीं, विजुअल है तो बुक का ही है, कहीं बाहर का तो है नहीं। जल्दी से जाओ, दौड़ के आओ, बुक लेके आओ और देखो कि अभिषेक सर क्या पढ़ा रहे हैं। क्या पढ़ा रहे हैं अभिषेक सर? अभिषेक सर एक अप्रोच पढ़ा रहे हैं कि जब आप गुलाम थे, मतलब बिफोर 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 यू कैन से 1947, है ना? तो ध्यान देना बच्चों। तो उस समय आप ह्यूमन ज्योग्राफी कैसे स्टडी कर रहे थे? तो दे आर सेइंग कॉलोनियल पीरियड की बात है। तब आप लोग निकलते थे, एक्सप्लोर करने के लिए जाते थे और डिस्क्रिप्शन के लिए जाते थे। जहां पे जोग्राफर्स घूम रहे होते थे, उनका पॉइंट ऑफ व्यू, जोग्राफी लिखना नहीं होता था बच्चों, उनका पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि वापस से क्योंकि एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो एक्सप्लोर करने में डॉक्यूमेंट्स को तैयार कर रहे हैं, तो इसीलिए लिखा हुआ है बच्चों, एक्सप्लोर करने की घटना को दिया हुआ है। जैसे वास्को ड गामा थे बच्चों, आप उन्हें जोग्राफर कहोगे क्या? नहीं, वो ट्रैवलर थे। वो सिंपल क्या था बच्चों? वो सिंपल ट्रैवलर थे। और वो ट्रैवलिंग के दौरान जो उन्हें महत्वपूर्ण लग रहा था अपने लिए, वो चीज वो लिख रहे थे। तो पुराना समय क्या था, जो उनके इंटरेस्ट एक्सप्लोर करते समय जो महत्वपूर्ण लग रहा वो लिख रहे थे बच्चों। तो क्या लिखा है बच्चों? लिखा हुआ है इंपीरियल ट्रेड इंटरेस्ट था उनका, प्रमोट डिस्कवरीज एंड एक्सप्लोरेशन न्यू एरियाज, है ना? इंसाइक्लोपीडिया डिस्क्रिप्शन ऑफ द एरिया फॉर्म्ड एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ जोग्राफर अकाउंट। और बच्चों जब आप घूम रहे थे, जब घुमाई आपकी हो रही थी और जो आपने चीजें लिखी, वो बाद में बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो गया जोग्राफर्स के लिए। सेकंड बच्चों, कोलिनियल पीरियड की बात कर रहे हैं, तो उसी समय की बात कर रहे हैं। तो उस समय क्या हो गया था डेवलपमेंट? पहले आप एक्सप्लोर करने के लिए पढ़ रहे थे, अब आप रीजनल एनालिसिस के लिए पढ़ रहे हो। उस क्षेत्र को समझने के लिए आप ज्योग्राफी का अध्ययन कर रहे हो। तो क्या समझ रहे हो बच्चों? इलेबोरेट डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑल द एस्पेक्ट ऑफ द रीजन वेयर undertaken. The idea was that all regions were the part of a whole, and that is the earth. So understanding the part of in total would lead to the understanding of the whole. वो कह रहे थे, अगर हम एक क्षेत्र को समझ गए तो इसका मतलब अपने अर्थ को समझ गए, क्योंकि वो है तो अर्थ का पार्ट ही। तो रीजनल एनालिसिस आपने करना क्यों स्टार्ट किया था, उसका कारण बच्चों यहाँ पर वो बताने का प्रयास करते हैं बच्चों, कि आप अगर छोटे से एरिया को समझ जाएंगे तो पूरे अर्थ को समझ जाएंगे, ये समझाने का ट्राई था। वापस से बच्चों, पहला अप्रोच क्या था? फर्स्ट अप्रोच था जिसमें आप एक ट्रैवलर थे, आप एक्सप्लोर कर रहे थे और आपके डॉक्यूमेंट्स बने ज्योग्राफी के सोर्स। बी ऑप्शन क्या कह रहा है? आपने क्षेत्र को समझने का क्यों ट्राई किया, एनालिसिस क्यों ट्राई किया? क्योंकि अगर आप क्षेत्र को समझते, आप रीजन को समझते, तो आप उस अंडरस्टैंडिंग से पूरे विश्व को समझ जाते। ये समझ में ध्यान देना। उसके बाद 1930 थ्रू व्हाट बच्चों? इंटर वॉर पीरियड। इसमें क्या है? सी बच्चों, क्या कर रहे थे आप एरियल डिफरेंसेस कर रहे थे। अभी आपने क्या किया? एक क्षेत्र को पढ़ा, फिर दूसरे क्षेत्र को पढ़ा, एक पहला क्षेत्र दूसरे क्षेत्र से अलग कैसे है, एरियल डिफरेंशिएशन ध्यान समझ में आना हमें। तो लिखा द फोकस वाज ऑन द आइडेंटिफाइंग द यूनिकनेस ऑफ एनी एरिया, क्यों ये वाला यूनिक है, एंड अंडरस्टैंडिंग हाउ एंड व्हाई इट इज डिफरेंट फ्रॉम अदर। जैसे एग्जांपल ले लो बच्चों, मैंने आपको समझाया था कि आप, हमें पता है बच्चों कि मान लो ये इंडिया है अभिषेक सर, ये इंडिया है, ये इंडिया है अभिषेक सर, एंड वी ऑल नो अभिषेक सर कि दिस रीजन रिसीव मोर रेनफॉल देन देन व्हाट रीजन बच्चों? देन व्हाट रीजन? सपोज यू कैन से, सपोज फ्रॉम दिस रीजन अभिषेक सर, इस क्षेत्र से ज्यादा रेनफॉल यहाँ पर होता है। कारण क्या है बच्चों? कारण क्या है? कारण अभिषेक सर सिंपल है। कारण ये है अभिषेक सर, क्योंकि जब जब हवाएं जो साउथ वेस्ट मानसून यहाँ इंटर करती हैं, हिमालय उसे ऊपर उठा देता है, उसे हिमालय कह रहा हूँ जो वेस्टर्न घाट उसे ऊपर उठा देता है, क्लाउड का फॉर्मेशन होता है और इस साइड वर्षा हो जाती है। तो समझना बच्चों, मैंने क्या कहा? एरियल डिफरेंसेस, कोई घटना अगर हो रही है तो क्यों हो रही है, ये हमने पढ़ना स्टार्ट किया। तो बच्चों ये तो मैंने फिजिकल ज्योग्राफी से आपको एग्जांपल दे दिया, लेकिन अगर मैं एग्जांपल देना चाहूँ कि एक और एग्जांपल देता हूँ बच्चों, एशिया में ही आबादी ज्यादा क्यों है, या उत्तर प्रदेश में ही आबादी ज्यादा क्यों है, इस तरह की जानकारियां हम लोग ने समझना एरियल डिफरेंसेस स्टार्ट किया है। 1950 क्या है बच्चों? तो क्या लिखा है? स्पेक्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन, दैट मीन्स
आप ध्यान देने लगे और चीजों को कंप्राइज करने लगे, कंप्राइज बोल रहे हैं, कंप्यूट करने लगे और साथ में लेके आने लगे, और उनको जानकारियों को स्टैटिक टूल से आप लॉ ऑफ फिजिक्स को भी अप्लाई कर रहे हो, है ना, एनालाइज कर रहे हो, ह्यूमन फिनोमिना को भी समझ रहे हो। दिस फेज वाज कॉल्ड एज व्हाट बच्चों, क्वांटिटेटिव व्हाट रिवॉल्यूशन बच्चों, जहां पे आप चीजों को जान के सिग्निफाई करके उसकी एक पैटर्न को ट्रेस करने का ट्राई कर रहे थे, स्पेटियल ऑर्गेनाइजेशन बना रहे थे, मशीनरी डेवलप हो रही थी, आप कंप्यूटर्स का भी यूज कर रहे हो, ये समझाने का मैं ट्राई कर रहा था बच्चों। और आगे बढ़ते हैं लास्ट के टू, अभी सेक्शन 1970 पे हम पहुंच चुके हैं। 1970 में क्या हो गया बच्चों, दैट इज दिस वाज आई थिंक थर्ड वन, fourth one. This was the fourth one. This was D, spatial organization. And now going back to our topic, that is E, the fifth one. Fifth one. Fifth one, that is E. This is F. 1917 टाइम पीरियड, अभिषेक सर, इमरजेंस ऑफ ह्यूमैनिटिक एंड रेडियल एंड बिहेवियर स्कूल। मैंने समझाया कि जहां पे आप ह्यूमन को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, वेलफेयर की बात कर रहे हैं, रेडिकल हो रहे हैं, मतलब रैशनल हो रहे हैं, और बिहेवियर पे भी ध्यान दे रहे हैं, अनुभव पे भी ध्यान दे रहे हैं, तो लिखा हुआ है कि पुराने तौर तरीके के साथ साथ नए तौर तरीके जुड़ रहे थे। तो लिखा हुआ बच्चों, डिसकंटेंटमेंट विथ व्हाट बच्चों, क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन एंड इट dehumanized manner of doing geography lead to what, emergence of three new schools of thought of human geography in 1970। तीन नए स्कूल खुले जिसे कहा जाता है ह्यूमन ज्योग्राफी was made more relevant to the socio political reality of emergence of these schools thought, and what बच्चों, consult the box that we have already discussed। पुराना तौर तरीका अलग था बच्चों। फॉर एग्जाम्पल बच्चों, पुराने टाइम पे ह्यूमन डेवलपमेंट मतलब था कि इकोनॉमी का अच्छा होना ही ह्यूमन डेवलपमेंट है, लेकिन हमने बाद में बना इंसान का खुश होना, सेहतमंद होना, उसके पास चॉइसेस होना, ये असली उस डेवलपमेंट है उस इंसान के लिए, ये समझा हमने। फिर बाद में बच्चों ये समझाने का ट्राई कर रहा हूँ तो आपको कि अभिषेक सर ये क्या है, जिसमें आपको लिखा हुआ है बच्चों, दैट इज ह्यूमन ज्योग्राफी और उसके सिस्टर डिसिप्लिन ऑफ सोशल साइंस। और ध्यान देना बच्चों, ये फील्ड ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी लिखा हुआ है। इफ दे आस्क यू राइट द फील्ड ऑफ द ह्यूमन ज्योग्राफी, तो यू विल राइट सोशल ज्योग्राफी एज 1, urban geography as 2, political geography as 3, population geography as 4, fifth as settlement geography and sixth as economic geography। तब ये लिखेंगे। अगर पूछा गया बच्चों कि सोशल ज्योग्राफी का सब फील्ड लिखिए, सोशल ज्योग्राफी का सब फील्ड लिखिए, देन यू विल राइट बिहेवियर ज्योग्राफी, geography of social well-being, geography of leisure, geography, culture geography, gender geography, historical geography, medical geography, then you will write this. And not only this, if they ask you to write the social geography and it's what you can say sister discipline of social geography, you will write social science, psychology, welfare economics, so anthropology, and sociology, history, epidemiology, or urban studies of planning, so then you will write something like this। वैसे ही बच्चों अर्बन में सब फील्ड नहीं है लेकिन सिस्टर है बच्चों, तो अर्बन स्टडी जो मैंने गलती से वहां करेक्ट कर दिया था, ये ध्यान यहाँ रखना। पॉलिटिकल में हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलर और बच्चों मिलिट्री ज्योग्राफी पढ़ेंगे, और इसके सिस्टर में पढ़ेंगे बच्चों पॉलिटिकल एंड व्हाट बच्चों मेडिकल स्कूल्स, मेडिकल साइंस वगैरह, सॉरी मिलिट्री साइंस वगैरह ये पढ़ेंगे। पॉपुलेशन में क्या है अभिषेक सर, डेमोग्राफी है, यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे कुछ नहीं है। सेटलमेंट में क्या है, अर्बन एंड रूरल प्लानिंग है। इकोनॉमिक में बच्चों पढ़ेंगे, तो यहाँ पे लिस्ट है, यहाँ पे लिस्ट है, तो इंपॉर्टेंट है बच्चों। ज्योग्राफी ऑफ रिसोर्स, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, मार्केटिंग, टूरिज्म, इंटरनेशनल ट्रेड, ये सभी इंपॉर्टेंट है। इसको छोड़ना मत, बहुत लोग लगता है ये इंपॉर्टेंट नहीं है टेबल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आता है। और बच्चों आज के लिए यही तक था, थैंक यू। अगर आपको सच में वीडियो समझ में आई हो तो डू लाइक। और क्या करोगे बच्चों आप लोग, आप क्या कर सकते हो अभिषेक सर, हम ये कर सकते हैं कि हम एक टेलीग्राम चैनल खोल सकते हैं, वहां लिखेंगे अभिषेक, लिखेंगे वहां पर अभिषेक लिखेंगे और ब्रैकेट में लिखेंगे SAVI कैपिटल में लिखेंगे, जहां पे आपको MCQ और PYQ इस चैप्टर के मिल जाएंगे, है ना। आज की डेट है बच्चों अराउंड 20 है, तो आज शाम तक आपको ये अपलोड हो जाएगा, है ना। अगर आपको इसे समझ में आती है, थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।